वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब बीजिंग में हैं और चीन के सदर से उनकी मुलाकात हो चुकी है। ये जो चीन शंघाई जो तावन तंजीम की कॉन्फ्रेंस है SCO, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पाकिस्तान का रोल क्या है वहाँ पे, और इस तंजीम का बज़ाते ख़ुद क्या रोल है, और आने वाले दिनों में ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसका इम्पेक्ट क्या आएगा, भारत की जो मन की मुरादें पूरी होंगी या कुछ और उसके साथ होगा। जयशंकर वहाँ पर पहले से थे और कल उनकी मुलाकातें भी हुई हैं चाइनी ऑफिशियल्स या जो कह रहे हैं कि जो उनके लीडरान हैं सदर वज़ीर आज़म, उनके साथ उनकी मुलाकातें ही हुई हैं। तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी तफसीलन गुफ्तगू होगी इस सेशन में। बाकी पाकिस्तान की जो सियासत है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि जो है इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों की हलफ बर्दारी के लिए गवर्नर और वज़ीर आला के जो सेक्रेटरीज़ हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़, उनको खतूत लिखे हैं। और जो सियासत है, सियासत का जो महाज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को अब समझ नहीं आ रही कि ये तहरीक जो 5 अगस्त को पीक के ऊपर जाएगी या फिर 12 अक्टूबर की डेडलाइन जो दी गई है उसकी तरफ उन्होंने कोई पेशरफ्त करनी है। आपस में जो है इनकी तू तकरार वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जो आलिया हमजा साहबा हैं उनसे मुतालबा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नाम लिए बगैर कह रहे हैं कि जिन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक जो ट्वीट किए हैं, जो आए हुए थे, तशरीफ़ लाए हुए थे अपने अरकान असम्बली के साथ अलीमीन गंडापुर साहब, तो वो माफ़ी मांगे जिन्होंने उसको सबताज करने की कोशिश की थी। बाकी वज़ीर आज़म साहब की आज उन्होंने एक चेयर की एक मीटिंग जिसमें दानिश स्कूल्स और इस्लामाबाद में दानिश स्कूल्स के अलावा यूनिवर्सिटी की तामीर के हवाले से जो पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। ये वज़ीर आज़म साहब के बड़े दिल के करीब प्रोजेक्ट है दानिश स्कूल का। जब वो पंजाब में वज़ीर आला होते थे तो वो ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि एक गरीब का बच्चा भी जो है वो एलीट के बच्चों की तरह उन्हीं सहूलियात के साथ, उसी निसाब के साथ और मॉडर्न जो एजुकेशन है वो हासिल करेगा। और फिर एक तकरीब में एक बच्ची ने भी खड़े होकर बताया था कि वो दानिश स्कूल से पढ़ी है। बड़े जज्बाती मनाजर थे। तो ये भी एक डेवलपमेंट है। बाकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से 47% शहरियों का सर्वे में ये कहना है कि अलीमीन गंडापुर को हटाया जाए और मरीम नवाज साहिबा के हक में कि यहाँ पर भी वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा होनी चाहिए। और जो है इसके अलावा एक रुकन कौमी असम्बली हैं जमशेद दस्ती साहब, उनकी इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया है जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर। तो ये डेवलपमेंट्स हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब सलमान गनी साहब ने। सर बड़ा शुक्रिया आपका। और तौसीफ अहमद खान साहब तशरीफ़ रखते हैं, काफ़ी दिनों के बाद तशरीफ़ लेके आए हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया। और खालिद क़य्यूम साहब। सर ये जो मुलाकातें हैं या जो पाकिस्तान, मैं एक वैसे कह रहा हूँ कि आप एक जायज़ा लें कि ये जो SCO है इसका जो इजलास है ये फिर 10 मई के बाद होना, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का 31 को उन्होंने भी जाना है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे होंगे। तो इस फोरम से क्या भारत को कोई जिसको कहते हैं हम कि कोई माइलस्टोन जिसको कहते हैं, वो किसी कामयाबी जो खिफ़त उसको उठानी पड़ी, फिर वो जिस तरह अगर आपने देखे हों उनकी फ़ौज की तरफ से बातें बार बार कही जाती हैं कि जी कि अब तो हमारे एक तरफ नहीं 3 दुश्मन हैं और चीन जो है वो इस सारी गेम के पीछे है और हमें चीन से शिकस्त हुई, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। तो क्या इसमें जो ताउन है भारत की तरफ भी होगा या क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, ये तंजीम जनूबी एशिया के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट है जी। और हमारे वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब वहाँ पर मौजूद हैं। आज उनकी प्रेसिडेंट शी से मुलाकात भी हुई और वो दीगर जो रुकन ममालिक हैं उनके वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, मैं इस हवाले से अभी लास्ट मंथ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वहीं चाइना के अंदर जिसमें हमारे वज़ीर दिफ़ा मौजूद थे जी। और आप इंडिया की जिस एम्बेरसमेंट की बात करते हैं, वहाँ तो इनकी और ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुई थी कि वहाँ पर चूँकि 10 ममालिक हैं इसके रुकन, और इंडियन जो वज़ीर वो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने फिर एलामिया का बाइकाट किया था, इसलिए कि उन्होंने एलामिया में जो जाफ़र एक्सप्रेस की मजम्मत की थी, जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, और ये मिन्नतें तरले डाल रहे थे इनके डिफेंस मिनिस्टर के पहलगाम का भी लफ्ज़ शामिल कर लें, उन्होंने शामिल नहीं था किया।
देखें वो फिर एक मैं मिसाल दिया करता हूँ कि एक साइंसी असूल है कि चीज़ें जब अपनी बुनियाद से उखड़ती हैं तो फिर वो लुढ़कती रहती हैं जब तक अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुँच जाएं। ये पहलगाम वाक़या जो है इसने पूरी सूरत हाल ही तब्दील कर दी है। एक वक्त था कि हम डिफेंसिव थे कि दहशतगर्दी के हर वाक़े को पाकिस्तान के साथ ब्रैकेट कर दिया जाता था, और इस पहलगाम वाक़या ये दरअसल तो पाकिस्तान को फंसाने के लिए था। और आपको याद होगा मैं उनके 3 स्टेटमेंट जो नरेंद्र मोदी साहब के थे कि हम पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ेंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, उसके बाद ये पहलगाम का वाक़या हुआ। इसका मतलब प्लानिंग तैयार थी। और जो कुछ इसमें हुआ, और पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जिस शख्स ने भी ये तजवीज़ दी होगी उसे तो पूरी कौम को हाथ डालना चाहिए, जिसने ये सजेस्ट किया गवर्नमेंट को। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस वाक़े के नेक्स्ट डे जब ये ऐलान किया कि हम इसमें इसकी तहकीकात होनी चाहिए और पाकिस्तान इसमें तावन करने के लिए तैयार है, ये आपका वो ज़ुम्मेदाराना मौक़िफ़ था जिसको दुनिया भर के अंदर पजीराई मिली। इवन के जो इंडिया का आलमी इत्तेहादी है अमेरिका, उसने भी इसकी तायीद की कि पाकिस्तान अगर तहकीकात के लिए कर रहा है तो इसमें तावन करना चाहिए और मामला आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए इमरान साहब अभी तक उन्होंने अपने वाक़े की जिसमें 26 जानें गई हैं उसकी तहकीकात नहीं करवाई। लेकिन ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस और ख़ास तौर पे चीन का रोल है, चीन एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पे उभर रहा है और हम उसके इत्तेहादी हैं, स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ देखिए हमें भी चीन जाने का मौका मिला है। वो जहाँ पर पाकिस्तान की दोस्ती पे नाज करते हैं वहाँ पर उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को भी मुआशी हवाले से मजबूत होना चाहिए। फिर वो सी पैक की बात करते हैं, सी पैक सेकेंड फेज़ भी शुरू हो गया कि ये कॉन्फ्रेंस जो है इसमें पाकिस्तान की अपनी एक अहमियत और हैसियत है। और फिर मैं ये बात कहूँगा कि देखिए ये पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल में चीन तो आपके साथ खड़ा है, और चीन आपका ऐसा दोस्त है कि वो ज़्यादा बातें नहीं करता, वो अमली तौर पे आपकी मदद करता है। लेकिन अमेरिका ने भी पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हुए। और मुझे याद पड़ता है कि जब पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद उनकी पहली स्पीच थी तो मैं हैरान था जब उन्होंने ये कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मैंने कहा कि हम तो ये समझते थे कि हम चीन के साथ ब्रैकेट हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए रास्ते खुले हैं। पाकिस्तान ने जहाँ पर चीन अपना इत्तेहादी है और चीन के हवाले से हम भी बड़े जज्बाती हैं, वो भी बड़े जज्बाती हैं, लेकिन अमेरिका ने भी वो जो हमारे एक फासले थे, देखिए अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात उतार चढ़ाव आता रहा है। ऐसा भी वक्त आया कि हमें कहना पड़ा कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, इसलिए कि दहशतगर्दी की जंग बुनियादी तौर पे अमेरिका की जंग थी। फ्रंटलाइन कंट्री उन्होंने पाकिस्तान को बनाया और पाकिस्तान ने एक कुर्बानियों की तारीख रकम की और उसके बाद उसने अपना वज़न इंडिया के साथ डाला था। लिहाजा जो आजमूदा दोस्त होते हैं उन पे तो ज़िंदगी में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, पर्सनल लाइफ में भी, कौमों की सूरत में भी, मुल्कों में भी। मैं समझता हूँ कि शंघाई कॉन्फ्रेंस का लास्ट मंथ का इजलास और अब जो इजलास हो रहा है ये वज़ीर ख़ारजा की सतह पे है, ये पाकिस्तान के लिए इसमें खैर ही खैर है। अब बात यह कि हमें असल चीज़ जो हमारे लिए चैलेंज है वो हमने मुआशी हवाले से आगे की तरफ बढ़ना है, इसलिए कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस मामले में बड़े टची हैं कि जब तक हम अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे दुनिया भर के अंदर हमें मुश्किल बुनियादों पर पजीराई नहीं बनेगी। मैं समझता हूँ कि शंघाई कॉन्फ्रेंस से भी पाकिस्तान के लिए खैर ही हो। सर आपके ख्याल में मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा 360 वो होता ना व्यू, वो ये जायजा वो आप जरा दें। थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ, उससे समझ आ जाएगा कि शंघाई तावन तंजीम है क्या। सही, इसको रीडिफाइन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। ये 1996 में शंघाई 5 कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें इसकी दागबेल डाली गई, सोचा गया इस पर। और उसके बाद फिर 2001 में शंघाई जो 3 कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद इसकी आगे काम बढ़ा। फिर 2012 में ये जो मौजूदा सदर हैं शी जिनपिंग वो आ गए। इसके जो आप ऐसे समझ लें कि जो इसका मॉडल है, जिन चीज़ों पर जोर दिया गया है उसमें जो इसका बताया गया था उस वक्त ये अनाउंस्ड है, एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म और तजारत नहीं, मैं तजारत मुआशी 4 चीज़ें थी, एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म और सेपरेटिज्म। ये इनफैक्ट एक दिफाई भी है। और उसमें ये कहा गया था कि आप दुनिया में जो भी ममालिक इसमें शामिल होंगे उनका जो होगा ना मॉडल, वो
अमन जो है या तरक्की जो है वो थ्रू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी हासिल करेंगे। इसको कहते हैं रिलेटिव सिक्योरिटी, इंडिविजिबल सिक्योरिटी। ये इंडिविजिबल सिक्योरिटी विजा विज एब्सोल्यूट सिक्योरिटी जो अमेरिकी मॉडल है, इसमें यह है कि आप एक ही टेंट में आ जाएंगे और सारे ममालिक बराबर होंगे, पार्टनर होंगे, लीडर कोई नहीं होगा। ठीक है। उसमें वो जो अपने मसाइल है वहीं एक छत के नीचे तय करेंगे, और रिलेटिव सिक्योरिटी इसी का नाम है। एब्सोल्यूट सिक्योरिटी ये है कि मेरी सिक्योरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ योर सिक्योरिटी, ये अमेरिकी मॉडल है, जीरो सम जिसको गेम कहा जाता है। तो ये बात बड़ा अच्छा नजरिया था, उसमें इंडिया भी आ गया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आते हैं फिर 2019 में मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ, सही, चीन ने तजवीज़ पेश की कि हम इंडिया चाइना प्लस एक फोरम बनाते हैं इसी शंघाई तावन तंजीम के नीचे, और इसमें जो बाहमी मसाइल हैं वो हम हल करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और चाइना मिलकर ही जो अगली सदी एशिया की है उसको एशिया की वाकई सदी बना सकते हैं। सही। इंडिया डिक्लाइंड। ओके। फिर उसी 2019 में उन्होंने एक ट्राईएंगुलर फोरम बनाने की कोशिश तजवीज़ पेश की। ट्राईएंगुलर कौन सी? पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया के इसी टेंट के नीचे बैठ के रिलेटिव सिक्योरिटी के मॉडल को देखकर तीनों ममालिक अपने मसाइल हल करें। इंडिया रिफ्यूज्ड। ठीक है। अब जो हो रहा है, जो मैं खबरें दे रहा हूं बेसिकली, अब जो हो रहा है, अब जयशंकर साहब जो वजीर खारजा हैं वो वहां गए हैं। हमारी तो कामयाबी, मैंने जैसे सलमान साहब ने भी कहा, वो आपको पता है, मैं जंगी हवाले से नहीं बात कर रहा। अब ये क्योंकि ये फोरम है रिलेटिव सिक्योरिटी का, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी का, पीस का, अंडर वन टेंट, ये सारा कुछ मिला जुला। अब ये है, उन्होंने तजवीज़ पेश किया कि जी हम आपको ना ये जो शंघाई तावन तंजीम की जो सदारत है ना, अभी जो अगले साल की शुरू होने वाली है, हम आपको वोट करेंगे। दैट इज़ वन सजेशन। उसके पीछे क्या है कि आप हमें 2026 की ब्रिक्स की सदारत के लिए वोट करें। अच्छा। उसमें ब्रिक्स में अब हाल इंडिया का ये है कि उसे अमेरिका का ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। ठीक है। तो उसमें एक चीज तो ये आ गई। दूसरा, उन्होंने कहा डी एस्केलेशन की बात की है। चाइना ये बात करता है कि आप सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, इन सब को इसी फोरम पर बैठकर तमाम ममालिक मिल बैठकर हल करें, और यहाँ लीडर कोई नहीं है। चाइनीज और रशियन जो मॉडल है, एक तो पहली बात यह है कि चाइना और रशिया अपनी आइडियोलॉजी आगे ट्रांसफर नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई लीडर नहीं होगा। सही। इसमें सब पार्टनर होंगे और अपने मसाइल वहीं बैठकर हल करेंगे। इन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी वैसे ही मार ली। वो ब्रिक्स की सदारत के तो उम्मीदवार हैं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी लीडरशिप के अंडर 2026 में ब्रिक्स अपने आप को रीडिफाइन करेगी। हालांकि उसने डिफाइन किया हुआ है अपने गोल्स। ठीक है। तो वो मामला खराब हो गया। तो चाइना ये कहता है कि आप पहले जो है डी एस्केलेशन नहीं, बैठकर मसाइल हल करें। अब आपको एक और बात बताऊं, 2020 में जब ओबामा ने पहले कह दिया कि अब जो सियासत है, ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है, वो ट्रांस अटलांटिक जो है वो एशिया पैसिफिक हो गई है। सही। तो उसके बाद इंडिया ने क्या किया, उन्होंने उनका फोरम ज्वाइन कर लिया, जिसको आप क्वाड कह लें, इंडियन ओशन में जो भी उन्होंने कहा। तो अमेरिका ने भी अज्यूम कर लिया था कि हमें इंडिया वहां पर मदद करेगा चाइना को रोकने के लिए। ठीक है। वो हमारी 4 रोजा जंग से एक्सपोज हो गया है। सही। और अभी तक जो ग्लोबल साउथ के हवाले से जो आइडियोलॉजी है चाइना की या रशिया की या इन तमाम ममालिक की, इंडिया को वो समझ आ नहीं रही। इंडिया यहां बैठकर ग्लोबल साउथ से निकलकर ग्लोबल नॉर्थ का जो एक अहम रुकन और इनकी तरक्की को रोकने वाला मुल्क बनना चाहता है, बन कभी नहीं सकेगा। खान साहब, आपने जो हवाला दिया है, स्क्वाड की कॉन्फ्रेंस भी हुई है कुछ रोज पहले, आपको याद है कनाडा में, कि प्रेसिडेंट ट्रंप इनसे मिले बगैर, हाथ मिलाए बगैर निकल गए। तो वो कट टू साइज हो गए ना। कभी आपने तो हमें बताया था कि हम भी बराबर की ताकत है। तो दिस इज द इशू। अब आप देख लेना, 2 से 3 हजार किलोमीटर, फिर मैं आपको ये भी बता दूं,
इन्होंने जब लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई तो उसमें जो शाई चीन है या खाई चीन जो इलाका है वो इन्होंने अपने मैप में दिखाया। उस पर फिर जयशंकर वहां भी गए और उस पर उन्होंने कहा जी कि सिर्फ मैप में है, वैसे अमली तौर पर आपका ही कब्जा। उन्होंने कहा नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं हो सकता। उससे जो मामला जो है वो खराब हुआ। फिर आपने 2020 में देखा इनकी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। हाँ जी। चाइना ये कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान वाला मामला ये एससीओ में आए, ये इनफैक्ट दिफाई फोरम भी आप कह लें, ठीक, वो इससे अवॉइड करता है इंडिया। अब ये लद्दाख का भी आपके सामने आ गया, तो इंडिया की पॉलिसी और है और वो मेरा ख्याल है चलनी नहीं है। ये जो सारी चीजें मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जयशंकर का एटलीस्ट जयशंकर का ये दौरा जो वो तजावीज लेके आए हैं 2 से 3 हज़ार किलोमीटर जो वो कहते हैं हमारा एरिया है, ये 2020 के बाद ये भी चाइना को दे बैठे हैं। और उसके लिए भी नैरेटिव और बनाया गया कि जी वो हमने जी ऐसे नहीं है ऐसे है। ये मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। तो उन चीजों को वो कहते हैं जी पहले हल करें बायलैटरली और बाकी चीजें बाद में रखें। यानी तो एक वहां तरह पर से ये दौरा नाकाम है जयशंकर के हवाले। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि एक तरफ अमेरिका ने भी कहा कि जी कि कश्मीर का मसला बैठ के हल कर लें, मैं सालिसी करवा सकता हूं, ट्रंप ने कहा। और अब चाइना भी जिस तरह खान साहब बात कह रहे हैं तो वो चाइना भी बेसिकली कह रहा है कि अपने मसले यहाँ बहुत पर बैठ पहले के हल से कर एससीओ इज द बेस्ट फोरम उन्होंने कहा जी हाँ। कि यहाँ बैठकर हल कर लें। तो आपके ख्याल में इंडिया फायदा उठाएगा कि देखिए कि ये जो एससीओ का समिट जो है वो अगले माह होने वाला है, उसका एजेंडा जो है वो इस काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स के इजलास में जो है वो तय होने जा रहा है। सही। और इसमें काफ़ी हद तक जो अगली सरबराही कॉन्फ्रेंस है, इजलास है, उसके मामला जो है इसी इजलास में ही गालबन जो है वो तय हो जाएंगे। और इसके साथ देखिए कि ये इस पूरे रीजन का, पूरे खित्ते का जो है ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन का भी एक बड़ा जो है ये अदारा जो है वो बन चुका है। और पाकिस्तान की 90 की दहाई से जब ये पाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ जो रियासतें आज़ाद हुई थी, इन रियासतों में पाकिस्तान इकोनॉमिक कोऑपरेशन के मौके की तलाश में था। और सबसे पहले 90 की दहाई में जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उस वक्त जो है उनकी तरफ से जो है ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इकोनॉमिक अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो कायम की गई। और उस वक्त के जो इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर थे उनको मुसलसल लगातार वहाँ पर ये जो आज़ाद रियासतें थीं इनमें भिजवाया गया ताकि इनके साथ तजारत भी बढ़ाई जा सके, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो भी बढ़ सके, हमारी सरमायाकारी भी हो सके। और अब जब से पाकिस्तान शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शामिल हुआ की तंजीम में शामिल हुआ है, उस वक्त से अगर आप देखें तो इन ममालिक के साथ, इन तमाम ममालिक के साथ पाकिस्तान का इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ा है, पाकिस्तान की तजारत बढ़ी है, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके बड़े हैं। हालिया दिनों आपने देखा कि आज़रबाईजान की तरफ से $2 अरब की सरमायाकारी का जो है वो मुआहिदा हुआ। और इसी काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स के इजलास में भी आप देखेंगे कि हमारे वज़ीर ख़ारजा की जो शंघाई तावन तंजीम के वज़राए ख़ारजा हैं उनसे मुलाकातें, और एक मुलाकात वहाँ उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी जो है वो बड़ी अहम है, क्योंकि उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो रेल प्रोजेक्ट है उस पर भी जो है इस हवाले से पेशरफ्त का जो है वो जायजा लिया जाएगा। लेकिन अगर आप देखें जो बात आपने की कि इसके अंदर शंघाई तावन तंजीम के अंदर इंडिया की सूरत हाल ये हो चुकी है कि वो तन्हाई का शिकार है वहाँ पर। वहाँ पर पाकिस्तान का असर और रसूख जो है अब वो ज्यादा है, वाजे है, जिसका इजहार जिस तरह सलमान गनी साहब ने कहा कि जो काउंसिल ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स के इजलास में जो अलामिया था उसमें भारतीय वजीर जो है उनकी कोशिश के बावजूद उनका एजेंडा जो है और उनका जो नुक्ता नज़र था वो शामिल नहीं हो सका। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है
उसको इंडोर्स किया गया, उसको शामिल किया गया। तो इसमें जो है वो मैं समझता हूं कि जो अगले माह ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें हमारे वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शिरकत करेंगे। और इस दौरान ना सिर्फ वो इस कॉन्फ्रेंस में के जो ममालिक हैं उनके सरबराहान से मुलाकातें होंगी, इकनॉमिक कोऑपरेशन के मौके जो हैं उन पर बातचीत होगी, बल्कि चीन के साथ भी जो है हमारी जो मुआशी इंगेजमेंट है, इकनॉमिक इंगेजमेंट है, अब वो भी पहले से बढ़ेगी। और इसी हवाले से नए मनसूबा जात जो हैं उन पर भी वहाँ पर मुआहदे होंगे, MOU साइन होंगे, और जो पुराना सी पैक और दीगर मनसूबा जात हैं उनमें भी आपको एक तेजी जो है इस दौरे के नतीजे में नजर आएगी। कुछ ऐड करना चाहता हूं। जी प्लीज। ये है फोरम सिक्योरिटी थ्रू पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि इकोनॉमी भी आ गई, सिक्योरिटी भी आ गई। अब मामला ये है कि जो मैंने आपको बताया था एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म, वन चाइना जो है ना वो चाइना की पॉलिसी है। वन चाइना मीन्स इन्होंने दलाई लामा के हवाले से जो पॉलिसी अब दोबारा से ली है, वो नेहरू वाला अंजाम भी आपको याद है। जी बिल्कुल। ये बहुत बड़ी हर्डल है। और वो बायलैटरल जो है ना वो अपने मसाइल हल करना चाहता है। जब चाइना ये कहता है पाकिस्तान को मिला के टेररिज्म पर बात करें, सेपरेटिज्म पर बात करें, तो सारी फंडिंग तो इंडिया यहाँ पे कर रहा है, वहां पर वो इंगेज नहीं होना चाहता। ठीक, इस वजह से मार पड़ रही है। ठीक, तो अकल आ जानी चाहिए। मैं तो अकल की ही दुआ करता हूँ। चलें। अच्छा जी, थोड़ी सी पाकिस्तान की सियासत की बात कर लें। 5 अगस्त या 12 अक्टूबर? देखिए इमरान साहब, मुझे याद पड़ता है कि लास्ट वीक भी आपने ये इस इशू पे हमने बात की थी, और मैं एक फ़िक्रा बार बार कह रहा था कि जिस एहतजाज या एहतजाजी तहरीक की PTI बात कर रही है, क्या उस पार्टी के अंदर भी इस हवाले से तहरीक मौजूद है? मैंने ये फ़िक्रा आपको कहा था, और मैंने इसी तनाज़ुर में कहा था कि इसलिए कि वो एक सियासी रास्ते की तलाश में है। वो सियासी रास्ता उन्हें मिल नहीं रहा, और सियासी रास्ता हमेशा सियासी तर्ज अमल अख्तियार करके मिलता है। आपने देखा नहीं, 2-3 रोज़ पहले लाहौर के अंदर एक मशक की है उन्होंने, और ये मशक दरअसल जो बानी PTI की 5 अगस्त की जो कॉल थी उस पर असरअंदाज होने की एक मुनज़्ज़म कोशिश जी। कि वो जो 3 माह की बात कर रहे हैं, 3 माह पाकिस्तान की सियासी तारीख में अच्छे नहीं गिने जाते। ये ज़ियाउल हक के दौर में उन्होंने भी 90 दिन की बात की थी। फिर आपको याद होगा कि खुद बानी PTI ने अपनी हुकूमत में कहा था कि हम 90 दिन के अंदर पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म कर देंगे। और ये से ना रखे हो जी। देखिए बात है कि इस वक्त तक उनकी पार्टी के अंदर शदीद कन्फ्यूजन है, और जो लोग जिन्होंने तहरीक चलानी है वो तो डायलॉग की बात करते रहे। देखिए आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में ये बात, वो जो एक लेटर आया था, ये लोग पार्टी के जो असल लोग हैं वो तो जेलों के अंदर मौजूद हैं, और जो पार्टी से बाहर लीडरशिप है वो तो डबल खेल रही है। बड़ी क्लियर बात है, जिसमें आप देखें, मैं समझता हूँ कि गंडापुर ने एक बड़ी जहानत की है कि दरअसल गंडापुर साहब वहाँ से चेंज हो रहे थे और पार्टी उनकी कर रही थी। उन्होंने जनाब अपने आप को सूरत हाल से निकालने के लिए उन्होंने वो फोर फ्रंट पे आगे खेले, और उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत निकाल के दिखाएं, मैं ये कर दूंगा। देखिए बात यह कि पार्टियां अंदर से ही मजबूत होती हैं और अंदर से ही कमज़ोर होती हैं। जिस कन्फ्यूजन से PTI 2-4 है, मैं नहीं समझता कि वो एहतजाज या एहतजाजी तहरीक, और इमरान साहब हम सारे लोग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे, ये एहतजाजी तहरीक की बात ज़रा कर लें। एहतजाजी तहरीक होती है कि लोगों के अंदर भी तहरीक होती है कुछ इशूज़ के हवाले से, पार्टियाँ यकसू होती हैं, पार्टियाँ संजीदा होती हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ, कैसे भी सूरत हाल हो, क्या वो इस पोजीशन में है कि एक दिन में ही पाकिस्तान भर में कोई एहतजाज कर सके? नहीं है। नहीं। और ये सब कुछ क्यों हुआ? माजी के अंदर हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की एहतजाजी तहरीक देखी हैं। मैं तहरीक निजात देखता रहा, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की एहतजाजी तहरीक में हम खुद उसका हिस्सा रहे, रिपोर्टिंग करते रहे। अब इसलिए नहीं है कि एक तल्ख वाक़या हुआ है ये 9 मई का, कि माजी की पॉलिटिकल लीडरशिप डिक्टेटरशिप को चैलेंज करती थी, कभी रियासत या रियासती इदारों पे हमलावर नहीं होती थी। ये एक आपकी सियासी तारीख का एक स्याबाब रकम हुआ है। और आपके ख्याल में जो PTI के लोग हैं वो तो बेचारे पहले ही खौफजदा हैं, वो तो आज तक उसके असरात से नहीं निकल पा रहे। तो आपके ख्याल में वो कोई एहतजाज करेंगे या एहतजाजी तहरीक चलाएंगे? तो ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के तौर पे अच्छी बात ये होती है कि आप अपने अंदर एक मशावरती अमल शुरू करें। और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप और डिक्टेटरशिप में फ़र्क ये होता है
कि क्या जो शख्स अंदर बैठा है उसको इस बात का इदराक नहीं है कि बाहर क्या सूरत हाल है, वो दुनिया तब्दील हो चुकी हुई है। आज है कि मैं आपको अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार पहलगाम की तरफ आता हूँ। पहलगाम हमारे लिए बहुत उस शर में से खैर निकली है, और हमारी फ़ौज को या फ़ौज के सरबराह को इन्होंने जिस तरह टारगेट करने की कोशिश की है, 22 अप्रैल और 10 मई के बाद पाकिस्तान में सूरत हाल तब्दील हो गई है। अंदरूनी और बैरूनी और दोनों जगह से अभी हम जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की दुनिया भर में पजीराई हो रही है, पाकिस्तान की एक अहमियत और हैसियत को दुनिया तस्लीम कर रहा है, तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है, ये एक बुखलाहट है और झुंझलाहट है। मैं कहना नहीं चाह रहा कि मुझे नहीं लगता कि ये 5 अगस्त को कोई इस तरह की मूव शुरू कर पाएंगे। खान साहब, ये डिप्रेशन या डेस्परेशन, आप जो भी नाम देना चाहें, सिंड्रोम भी कह सकते हैं। 10 मई के बाद इसमें कोई इजाफा? जी, इजाफा वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक सिंड्रोम का शिकार है कि एक तो पहला सिंड्रोम तो ये है कि हम तहरीक भी खेलेंगे और अंदर खाने लोगों के दाव भी लगे हुए हैं। ठीक है। जिन लोगों ने कभी काउंसलर बनने का नहीं सोचा वो एमएनए एमपीए सेनेटर बन गए हैं, तो वो कंप्रोमाइज भी कई लोग हैं। आप देखें कोई 8-10 आपको ग्रो नजर आएंगे, और जब आप 8-10 पर गौर करेंगे तो आपको 50-60 भी नजर आएंगे। ठीक है, तो वो एक ये सिंड्रोम है। दूसरा ये कि 10 मई के बाद मैं ज़ाती तौर पर ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, ये एक प्रॉब्लम का शिकार है। हालांकि ये मुल्क को अल्लाह ने कामयाबी दी, हमें एक अग्रेशन से अल्लाह ने बचाया और बाइज्जत बचाया, हमने जवाब देने के काबिल थे। सही। तो उस हवाले से उनके अंदर ये जो आपने बात की वो डेस्परेशन मौजूद है कि ये तो काम खराब हो गया, हम इररेलेवेंट हो गए। हाँ। इररेलेवेंट क्यों हो गए? मुझे और आपको पता है, मैं पहलगांव वाकया जो है वो और दहशतगर्दी का वाकया उसके बाद की बात करता हूँ, जब हम पे अटैक हुआ और फिर आगे जो मामला चला। सोशल मीडिया पर बड़े ही अफसोस की बात है, ये लोग क्या जंग लड़ रहे थे, आपको याद है? जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल याद। ये हमारी अफवाज को हरवाने में खुश थे, और वो कह रहे थे हम तो पते बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे फौज है, जब वो घुसेगी फौज इंडियन तो हम पते बताएंगे और आपसे लड़ा नहीं जाएगा, पता नहीं क्या क्या बातें। हाँ। अल्लाह ने हमें सुरखरुई दी, हमेशा की तरह हम सुरखरू हो गए। अब वो इररेलेवेंस होने का मामला है। इररेलेवेंस होने का मामला ये है कि एक शख्स जेल में भी बैठा है, उसके भी इररेलेवेंट होने का मामला है। और उधर जो गंडापुर हैं उनके इररेलेवेंट होने का मामला ये है कि जब कुछ नहीं होता उधर से जोर आना है कि जी उधर हमारी गवर्नमेंट है, वहां से लोग लाए जाएं। आप 9 मई की बात करते हैं, 26 नवंबर को क्या हुआ, कितने धावे बोले गए हैं। ये कौन सा मुल्क इजाजत देता है जी आप आके कैपिटल पर कब्जा कर लें? बिल्कुल सही। तो ये वो जो कोशिशें हैं ये अपनी रेलेवेंस बरकरार रखने के लिए हैं। उस सिंड्रोम में है कि तहरीक भी चलाते रहें, तहरीक की बातें कम से कम करते रहें और पीछे बैठकर सौदेबाजी करने की भी कोशिश करें। और जब सियासतदान खुलेआम बात करें कि आप आए मुज़ाकरात करें, तो सियासतदानों से मुज़ाकरात से इनकार कर देते हैं। उनके लीडर कहते हैं कि जी वो इनकार कर दें, सारी चीज़ें वो ख़त्म कर दी पार्टी जाती का आलम यह है कि लीडर तो कहता है कि वो डायलॉग के दरवाजे बंद हो चुके हैं, और उनका चीफ मिनिस्टर लाहौर में आके कहता है कि जी नहीं हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं खान साहब, कंफ्यूजन के डबल। तो मसला ये है कि जी सियासत से मुज़ाकरात नहीं करने, सियासत करते हुए मुज़ाकरात नहीं करने, सियासतदानों से नहीं करने। सही हो गया। जो सीधा इक़्तिदार में जाने का रास्ता हो वो कोई हमें अपना दे तो फिर मामला हल हो सकता है, वरना हम रूठे हुए हैं। ये मामला है, ये इसमें कई चीजें मिक्स हैं। आप देखते जाएं जो कुछ भी क्या होता है। ये डोनाल्ड ट्रंप, रिचर्ड गर्नेल, 10 मई, कौन पता नहीं क्या कुछ गया। अब वो सुना है कि उनके बेटे भी आ रहे हैं। ये बताइए कि जो सलमान राजा साहब क्या वो आ रहे हैं? नहीं, हमारे खाते में तो वो नहीं आ रहे। नहीं, मैंने उनके क्लेम्स है ना जी। अच्छा, कल वैसे कासिम खान ने एक और ट्वीट किया अपने वालिद साहब के लिए। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि ये सलमान अकरम राजा साहब का लहजा, उसमें बहुत ज़्यादा तलखी थी। एक तो उन्होंने कुछ ट्वीट भी किए हैं। वो खातून जो हैं आलिया हमजा साहिबा, वो ग्राउंड के ऊपर काम करती नज़र आती हैं हमें। वो जो भी उनकी इनका काम खराब कर रही है ना वो, शायद ये भी वजह हो सकती है। तो ये क्या मतलब, इतनी कन्फ्यूजन और इतनी लड़ाई के बाद वो कहती हैं कि अगर 5 अगस्त को ना किया तो मैं छोड़ दूंगी। ये तहरीक का अंजाम क्या होता नजर आता है? देखिए, इस वक्त पीटीआई जिस तरह दाखिली बहरान के चैलेंज का सामना है पीटीआई को, और पीटीआई के अंदर जिस तरह कन्फ्यूजन है, इसके नतीजे में कोई तहरीक जो है वो तो हमें चलती हुई नज़र नहीं आती।
लेकिन इस सारी सूरत हाल के, इस दाखिली बहरान के, इस ग्रोहबंदी के और इस कन्फ्यूजन के जो है मैं समझता हूँ कि असल जिम्मेदार जो हैं वो अडयाला जेल में बैठे हुए बानी पीटीआई हैं। क्योंकि बानी पीटीआई जो हैं उनके कई चेहरे हैं और अलीमा खां के लिए उनका और चेहरा है, बैरिस्टर गोहर के लिए और चेहरा है, अली अमीन गंडापुर के लिए और चेहरा है, आलिया हमजा के लिए उनका और चेहरा है, और जो लोग जिनके खिलाफ सारी पार्टी है वो भी जाकर बानी पीटीआई के पास जो है मुलाकातें जेल में करके आते हैं। आज सारी पार्टी की एतराज़ात के बावजूद उनके लिए और चेहरा है, और यही वजह है कि इस पार्टी के अंदर ये बानी पीटीआई जिम्मेदार हैं कि जिस वजह से सारी जो पार्टी की लीडरशिप है उसको जिस तरह डिस्क्रेडिट किया गया है, उनकी साख नहीं बनने दी गई, उनका पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं नाफज होने दिया गया, उसके जिम्मेदार भी बानी पीटीआई हैं। क्योंकि उनके अंदर एक सोच थी, जिस सोच का इजहार अब जो है वो होना शुरू हो गया है कि वो भी दरअसल मोरसी सियासत का एक नारा लगा रहे थे, लेकिन असल उनके अंदर यही सोच थी कि वो पार्टी को जो है वो अपने खानदान से बाहर जो है वो किसी सूरत देने के लिए तैयार नहीं। वो बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ है उन्होंने। तो वक्त ख़त्म हो गया, बातें तो खैर बड़ी थी अभी करने वाली, खुसूस पाकिस्तान की सियासत के ऊपर एक आध टॉपिक हमारा रह भी गया। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।